हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी की शुरुआत आज उस कहानी से जो हमारी इसी धरती की कहानी है, मशहूर है। संघर्षों के आगे जीवट क्या होता है, ये प्रेरणा भी देती है। तो कहानी क्या थी कि अपना चित्तौड़गढ़ बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। घास की रोटी। लेकिन ये चित्तौड़ बचाने की लड़ाई नहीं है, ना ही सामने मुगलों की सेना है और ना ही घास की रोटी खाने की नौबत आई है। सवाल एक देश के रूप में एक साथ खड़े होने का है और सवाल इस बात का भी है कि क्या एक ऐसे आर्थिक संकट की आहट है जिसे चुनावी रैलियों के शोर में शायद हमने देर से सुना, क्योंकि पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली से जैसे ही देशवासियों को युद्ध और ग्लोबल परिस्थितियों की वजह से किफायत से चलने की नसीहत दी, उस पर विपक्ष ने सरकार को ग्लोबल संकट और आर्थिक नीतियों पर घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या देश आर्थिक इमरजेंसी में घिर गया है। अखिलेश यादव ने पूछा आखिरकार केंद्र सरकार को संकट का एहसास हुआ, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद। तो अब सवाल फिर बड़ा है कि पीएम ने सार्वजनिक रैली से बयान दिया, पूरी तैयारी के साथ बयान दिया, सोच समझकर बयान दिया और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भाषण का ये स्पेसिफिक हिस्सा पोस्ट भी किया। यानी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि देश इस बात को जाने, ये क्लियर कट बयान है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, कार पूल करने का प्रयास करें। साल भर तक कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। दुनिया में संकट है, इस बात से किसे इनकार है, लेकिन सवाल यह भी होना चाहिए कि अगर संकट की कोई पदचाप सुनाई पड़ रही हो तो पांव सिकोड़ने में इतनी हिचक क्यों होनी चाहिए? क्या इससे पहले देश में ऐसा नहीं हुआ? आपने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा होगा, मुसीबत के समय या आर्थिक तंगी के दौर में हीरो या हीरोइन के परिवार को या एक माँ को अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने सोने के कंगन या गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। चाहे वो फिल्म मदर इंडिया हो, 2 बीघा जमीन हो या फिर गाइड। पुरानी फिल्मों में आमतौर पर आपको ऐसे कई किस्से, ऐसे कई दृश्य मिल जाएंगे। क्योंकि फिल्मों को समाज का आईना माना जाता है, तो जाहिर है उस समय के फिल्मकारों ने समाज से ही वो किस्से उठाकर उन्हें अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाया होगा। बहरहाल ये भारत का एक सामाजिक यथार्थ है जहां का आम जनमानस इस बात को भली भांति जानता है कि सोना, गोल्ड यानी आड़े वक्त में काम आने वाली चीज। इसीलिए भारतीय घरों में सोना खरीद कर रख लिया जाता है ताकि भविष्य के बुरे वक्त में काम आए। लेकिन आज देश में सोने और बचत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी की ताजा अपील ने देश को इतिहास के उन पन्नों की भी याद दिला दी जब राष्ट्र निर्माण के लिए जनता से त्याग मांगा गया था। 1951 जब देश खाद्य संकट से जूझ रहा था, तब पीएम नेहरू ने लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की थी। 1962 याद करिए, भारत चीन युद्ध का दौर। नेहरू ने फिर अपील की, इस बार हथियारों के लिए सोना और जेवर दान करने की। तस्वीरें दिखा रही हूं आपको। इंदिरा गांधी ने तो अपने निजी ज्वेलरी तक नेशनल डिफेंस फंड में उस दौरान दी। 1965 याद कीजिए, शास्त्री जी का आह्वान था। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और पूरे देश से हफ्ते में एक दिन उपवास रखने को कहा ताकि देश में अन्न की कमी ना हो। 1971 याद कीजिए, इंदिरा गांधी और कड़ा अनुशासन वाला वक्त। बांग्लादेश संकट के समय इंदिरा गांधी ने सख्त राष्ट्रीय अनुशासन और बलिदान की अपील की थी। तो आज नरेंद्र मोदी देश के पीएम होने के नाते जब देश से अपील कर रहे हैं तो इतिहास के पुराने पन्नों के आधार पर भी उस अपील को परखा जाएगा। और फिर भारत तो वो देश है जहां सोना सिर्फ एक करेंसी नहीं, इमोशन है। क्योंकि सोना बुरे वक्त में सेफ्टी की गारंटी है। आधी रात को जरूरत पड़ने पर सोना गिरवी रखकर या बेचकर पैसा जुटाना जितना आसान है, उतना शायद जमीन या अन्य निवेश नहीं। अगर शेयर बाजार गिरते हैं और मुद्रा यानी करेंसी की वैल्यू कम होती है, ऐसे समय में सोना ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसकी वैल्यू बढ़ती है। और फिर भारत में तो सोना स्त्री धन का हिस्सा है।
जो सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा प्रतीक है। तो फिर सवाल, क्या पीएम की अपील पर देशवासी अपना कंफर्ट और इस सेफ्टी नेट जिसका मैंने जिक्र किया उसे छोड़ेंगे? और आखिर इसकी जरूरत आई क्यों? ये अपील सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। ये देश में फॉरेन करेंसी की तकलीफ है, इसके लिए भी जो भी सोना आता है, ग्राहक बेचने को आता है ना, वो और उसको हम लोग रीमेल्ट करके उसको नया बना के देते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके देते हैं। नहीं, उनके आने के नंबर बिल्कुल कम नहीं होंगे। वो लोग अपना पुराना सोना दे के एक्सचेंज करके नया गोल्ड बना के लेते हैं। सरकार की अपील भी सही है। ये युद्ध का समय है, युद्ध के समय में इकोनॉमी हमेशा ख़राब होती है। जो कस्टमर आएंगे उनको अपील करेंगे कि नहीं, आप अपने शादियों तक का सोना लो, बाकी सोना मत लो। हजारों दुकानें हैं, वो सब बंद हो जाएगी। गोल्ड कंट्रोल एक्ट हटने के बाद में हर गली पे दुकानें सोने चांदी की खुली है। आदमी को सोर्सेज से क्या इनकम का, वो यही गोल्ड जो था एक अच्छा बिजनेस था जिससे थोड़ा बहुत काम होता था, लेकिन अब वो भी सब बंद हो जाएगी। अब अगर आपके मन में ये सवाल कौंध रहा है कि सरकार अचानक सोने को लेकर, आपके विदेश ट्रैवल को लेकर, ईंधन के दाम को लेकर इतनी परेशान क्यों है, चिंतित क्यों हो गई, तो देखिए भारतीय घरों और मंदिरों में 50,000 टन सोना रखा है, जिसकी वैल्यू करीब $10 ट्रिलियन यानी लगभग 830 लाख करोड़ रुपए है। एसोचैम का डेटा कहता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े 10 सेंट्रल बैंक्स के कुल भंडार से भी ज्यादा है। और अगर ऐसे आप अर्थशास्त्र की भाषा के नजरिए में देखेंगे तो इसे डेड एसेट कहा जाता है, क्योंकि ये तिजोरियों में बंद है, अर्थव्यवस्था के चक्र में ये घूम नहीं पा रहा। और यह हाल तब है जबकि भारत में सोने का उत्पादन नहीं होता है। 1 या 2 टन सोना ही निकलता है भारत में सिर्फ। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। कच्चे तेल के बाद देश में सबसे ज्यादा जो विदेशों से खरीदा जाता है वो गोल्ड है, जिसके लिए हमें अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ता है। जब हम सोना खरीदते हैं तो देश का पैसा बाहर जाता है और रुपया कमजोर होता है। और दुनिया भर के बैंक्स में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का ट्रेंड दिखा ही है, जिससे सोने के दाम बढ़े हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज, ईरान युद्ध, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से डॉलर का इस्तेमाल भी घट रहा है और सोने पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है। यहां से सवाल आता है फिर पीएम के बयान की टाइमिंग का, जिस पर विपक्ष के सवाल हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ही सरकार ने इस संकट का अनुमान आखिर क्यों नहीं लगाया? क्या वाकई 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाने का इंतजार कर रही थी सरकार? क्या इस नसीहत में जो 2 महीने की देरी हुई उसका कुछ असर हमें भुगतना पड़ेगा? क्या वर्तमान राजनीतिक माहौल और देश की जनता का मिजाज अब ऐसा रह गया है कि पहले की तरह प्रधानमंत्रियों की नसीहत पर अपनी आदत बदल डालें? और फिर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री की घोषणा क्या फिर उच्च मध्यम वर्ग में पैनिक बाइंग का दौर तो शुरू नहीं कर देगी? क्योंकि हम याद कर सकते हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने कोविड काल में लॉकडाउन की घोषणा की थी कि सामान की कोई किल्लत नहीं होगी, उसी दिन पूरा का पूरा खाता पीता हिंदुस्तान देश की सारी दुकानें में पहुंचकर जैसे सब कुछ खरीद लेने की होड़ में जुट गया था। वो भी ग्लोबल इमरजेंसी थी और आज ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है। पीएम के बयान का असर सराफा बाजार से लेकर एमसीएक्स तक हलचल तेज है। ज्वेलरी के शेयर्स में गिरावट है और शादियों का सीजन सामने है। आम आदमी कश्मकश में है कि क्या ये वाकई देश के लिए त्याग का समय है या फिर अर्थव्यवस्था किसी बड़े भंवर में फंस गई है। तो इस नए भारत में प्रधानमंत्री की नसीहत को आप एक चुनौती की तरह देखते हैं या खुद को संभालने के एक नए अवसर के रूप में? इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ। अब कचहरी में कुछ कैलकुलेशंस की फाइल आपके लिए खोलते हैं जो पीएम मोदी की अपील का गणित आपको समझाएंगे, क्योंकि सरकार ये भी देख रही है कि देश की इनकम और उसका फायदा सोने की चमक में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के पहिए घुमाने में है। जैसे अगर आप 1 ग्राम सोना खरीदने जाएं और मार्केट प्राइस के हिसाब से ये आपको 15,000 रुपए तक का मिलता है, तो पीएम की चिंता यह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में से एक है। जब आप 15,000 रुपए का सोना खरीदते हैं तो देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर्स में बाहर जाता है और नतीजा ये कि वो सोना तिजोरी में जाकर बैठ जाता है। उसमें डॉलर तो खर्च हुए लेकिन कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, यानी वो पैसा फ्रीज हो गया, वो डेड एसेट बन गया। जबकि इसी 15,000 रुपए को अगर आपने मानिए तेल पे खर्च किया होता या ईंधन पे खर्च किया होता तो आपका 2 महीने का तेल मोटा मोटा उससे आप खरीद सकते, और जैसे ही आप ये पैसा खर्च करते तो ये सीधे इकोनॉमी में घूमता।
तेल खरीदा गया, यानी तेल खर्च होने का मतलब क्या हुआ? पेट्रोल पंप चल रहे हैं, कार चलेंगी, टैक्सीज चलेंगी, स्कूटी, ट्रक में तेल गया, डिलीवरी की गाड़ियां चलेंगी, किसान का ट्रैक्टर चलेगा और फैक्ट्री का माल बाजार तक पहुंच रहा है। और इसके उलट सोना खरीदा तो डॉलर खर्च हुआ, लेकिन सोना घर में बंद, और तेल खरीदा तो भी डॉलर खर्च हुआ, लेकिन जीडीपी का पहिया उससे जरूर घूमा। तो ये है मोटा मोटा फर्क। सोना आपकी निजी तिजोरी की शोभा बढ़ाता है, लेकिन खर्च किया गया तेल देश की रगों में दौड़ता हुआ वो रक्त है जो हर छोटे कर्मचारी की तनख्वाह और देश की आर्थिक सेहत को सुनिश्चित करता है। और इसी आर्थिक राष्ट्रवाद का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, जहां खर्च सिर्फ उपभोग नहीं बल्कि दूसरे के घर का चूल्हा जलाने का माध्यम भी बन जाता है। अब देखिए, पीएम की अपील के बाद सोशल मीडिया हो, घर हो, दफ्तर हो, सब जगह पर चर्चा जारी है। लेकिन इस अपील के पीछे एक और बड़ा सवाल छिपा है, और वो बड़ा सवाल क्या है कि त्याग की कसौटी क्या सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब नेता खुद मिसाल बनता है तो जनता पीछे पीछे चलती है। याद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश से उपवास की अपील करने से पहले खुद भूखा रहकर देखा। याद आते हैं मनोहर पर्रिकर भी, जो सीएम रहते हुए भी स्कूटी पर आम आदमी की तरह सड़क पर निकल जाते थे। याद आते हैं माणिक सरकार, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जनता के नाम कर दी। अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति भवन जैसे आलीशान महल में रहने के बावजूद डॉक्टर कलाम की निजी संपत्ति के नाम पर सिर्फ कुछ किताबें, कपड़े और एक वीणा थी। लेकिन आज का दौर लग्जरी गाड़ियों, भारी भरकम सुरक्षा और वीआईपी कल्चर का है। जनता कंफर्ट छोड़ने को तैयार हो सकती है, बशर्ते उसे यह भरोसा मिले कि उसके टैक्स के पैसों से माननीयों का कंफर्ट नहीं बढ़ रहा। और आज इसी विषय पर कुछ देर पहले जब मैंने अलग अलग राजनीतिक दलों से इस पर बात की तो क्या रिएक्शन निकल कर आया, सुनिए। अगर प्रधानमंत्री देश की जनता से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किफायती मोड में आए, पेट्रोल डीजल को बचाएं, घरों के किचन तक में जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें कटौती करें, जनता कटौती करे, नेता नहीं करेंगे कटौती। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है वो सभी के लिए लागू हो रहा है और आपको सभी की तरफ से प्रयास दिखाई देगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है, जो आह्वान किया है, वो यही क्या है कि पूरी दुनिया में, देश में जो ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है, उसके कारण सप्लाई चेन पूरी इंटरप्ट हो गई है। सभी देशों में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इस समय नहीं, वो कारण हमें पता है, कारण की बात नहीं हो रही। मैं ये पूछ रही हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम, कितने नेताओं ने अब तक मेट्रो से सफर करना शुरू किया, ये देश को बताइए। मंत्रिमंडल के कितने मंत्रियों ने मेट्रो से सफर करना शुरू करा, या अपने कॉन्वॉय में कटौती की, अपनी गाड़ियों के कॉन्वॉय में कटौती की, अपने दफ्तरों में एसी में कटौती की? ये जनता को बताइए, मैंने ये पूछा है आपसे। इट विल बिगिन एट होम। आप देखिए, अगर मोदी जी ने कहा है तो हमारे सरकार से लेकर सभी पूरे देशवासियों को उसको प्रतिसाद देंगे और उसमें आपको फर्क दिखाई देगा। तो देखिए, आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा कि किस तरह से पीएम की अपील का असर आम जनता से लेकर, आम जनता हो, खास लोग हो, किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। इसके लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब बात उस ब्लैक गोल्ड की जिसकी एक बूंद भी कम हो जाए तो पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाती है। खाड़ी देशों में जब भी तनाव की चिंगारी सुलगती है, उसका धुआं सीधा हमारी रसोई और आपकी जेब तक पहुंचता है। पीएम मोदी ने तेल को लेकर जो सुझाव दिए हैं, जो अपील देश से की है, चाहे वो कार पूलिंग हो, मेट्रो का इस्तेमाल हो, वर्क फ्रॉम होम हो, बेवजह कार, गाड़ी, बाइक चलाने से बचने की बात हो, ये सिर्फ सजेशंस नहीं है, बल्कि ये बदलती हुई वैश्विक राजनीति में भारत के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में भी देखने चाहिए। अमेरिका ईरान की अदावत में हॉर्मुज अब भी बंद है, जिससे दुनिया का 20% तेल, 20% LNG इसी रास्ते पर अटकी है। मार्च 2026 से अब तक खाड़ी देशों के तेल उत्पादन में लगभग 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आई है। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब तक हजारों अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अकेले शिपिंग इंडस्ट्री को रूट बदलने की वजह से ईंधन और समय में 30 से 40% अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। खाड़ी देशों का 80% खाना इसी रास्ते से आता था, तो वहां पर खाने पीने की चीजों के दाम 120% तक बढ़ गए। अब सवाल है कि भारत का कितना तेल हॉर्मुज रूट से आता है। भारत को अपनी जरूरत का 70% तेल आयात करना पड़ता है।
खाड़ी देशों से यानी इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से आने वाला 60% तेल हॉर्मुज के रास्ते आता है। और सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उस एलपीजी का भी 70% हिस्सा इसी हॉर्मुज से भारत पहुंच रहा है। और इस साल भारत को 10 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करना पड़ा। इस पर 2024-25 में 11 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में खर्च 10 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन पिछले 2 महीने के युद्ध की वजह से कच्चा तेल 50% तक महंगा हुआ है और ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब सवाल है कि तेल के दाम बढ़ने के कितने चांसेस हैं, तो इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की, उनकी दलीलें हैं। अब कचहरी में रखते हैं उनकी दलीलें, क्योंकि मुद्दा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। दूसरा, तेल के दामों में देखिए तीव्रता आई है और क्योंकि इलेक्शंस हैं अगले साल, तो इसलिए सरकार जो है भी तेल के दाम नहीं बढ़ा रही। नहीं तो पहले आपने देखा होगा जब भी तेल के दाम बढ़ते थे तो रेट मार्केट में बढ़ जाता था, पर जब घटते थे तब घटता नहीं था। इसलिए शॉर्ट टर्म में ऐसी कोई झटका आने की हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आशा नहीं है। बट ये जरूर है कि जो हम फालतू खर्चे करते हैं, फालतू घूमना फिरना करते हैं, उसको थोड़ा कंजर्व करें, कम करें, ताकि जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया, मेरे विचार में उसमें कोई गलत चीज नहीं कही। इस समय हमारे विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से नीचे आ गए हैं। ये इस वजह से है क्योंकि रुपए पर दबाव पड़ रहा है, शेयर मार्केट से भी विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और ऊपर से क्रूड ऑयल बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, जो हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को अपील करी कि आप इसको कम इस्तेमाल करिए, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, वरना इस संकट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल से बाहर जा सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो सकता है, जिससे देश एक भयावह आर्थिक संकट में आ सकता है। ये हमें आसपास के देशों में पहले ही देखने को मिल रहा है। भारत में ऐसा कोई इमीडिएट नहीं है, परंतु एक प्रिकॉशनरी, एक प्रीएम्प्टिव एडवाइस प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दी है। अगर ऐसा करेंगे तो इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। अब देखिए, एक्सपर्ट्स भी ये मानकर चल रहे हैं कि तेल कंपनियों पर प्रेशर तो है, लेकिन चिंता की बात नहीं, सब कंट्रोल में है। वैसे बारूद की आंच दुनिया और आपकी रसोई का बजट कैसे बिगाड़ रही है, दुनिया में तेल पर चिंता की लकीरें गहरी क्यों हो रही हैं, इसका एक और ग्राफ अब मैं आपको प्रोग्राम में दिखाती हूँ। जनवरी 2026 की बात है, जब हॉर्मुज खुला था। उस वक्त कच्चे तेल की कीमत 60 से $67 प्रति बैरल थी। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और मार्च के पहले हफ्ते में ही कच्चा तेल 80 से $82 प्रति बैरल तक पहुंच गया। आज की स्थिति में कच्चा तेल 120 से $126 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा है। कच्चे तेल पर अगर $1 की भी बढ़ोतरी होती है तो भारत के तेल बिल में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ ये बढ़ोतरी डालती है। तो क्या तेल गैस पर हमें चिंतित होने की जरूरत है? एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं? कचहरी में हमने इन सवालों की भी पड़ताल की, तो आपको ये स्टेटमेंट भी हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देश के गलियारों में देखिए चर्चा इस अपील की हो रही है, एक आह्वान की है, लेकिन जहां चर्चा होती है वहां पर जन्म शंकाएं भी लेती हैं। क्या देश में तेल का संकट है? ये सवाल आपके मन में भी होगा। क्या गैस का संकट है? क्या संसाधन कम पड़ गए हैं? आखिर पीएम को ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? तो इन तमाम सवालों पर आज सरकार ने न केवल स्थिति साफ की, बल्कि प्रधानमंत्री की उस अपील के पीछे की गहरी भावना को भी समझाया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सेंथिल राजन ने 2 टूक शब्दों में कहा कि डरने की जरूरत नहीं, बस जिम्मेदार बनने की जरूरत है। तो आपको सरकार का ये स्टेटमेंट भी हम सुनवाएंगे, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि कैसे पैनिक बाइंग के चक्कर में लोग घरों से बाहर निकलकर जब भारी भीड़ में पहुंच जाते हैं तो वहां पर परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। लिहाजा सरकार ने यह कहा है कि अभी स्टॉक्स में कमी नहीं है, लेकिन अगर आप किफायत से चलेंगे तो वो देश के लिए बेहतर होगा, देश के लिए एक योगदान होगा। अब सरकार क्या कह रही है? देखिए कि चुनौतियां आती हैं तो समाधान भी उसके लिए तलाशे जाते हैं, लेकिन क्या देश में गैस का संकट है जिसका मैंने जिक्र किया आपको, उसी पर आज सियासी गलियारों में कैसे और बहस छिड़ी वो भी बताऊंगी। तो क्या देश में तेल का संकट है, गैस का संकट है? ये सवाल आपके मन में भी होंगे। क्या संसाधनों की कमी है? लेकिन इस पर सरकार ने अपना पक्ष साफ रख दिया है और आपको अब इस पर सरकार का बयान सुनवाते हैं। हमें उस भावना पर गौर करना चाहिए जिसके साथ प्रधानमंत्री ने ये अपील की है। हैदराबाद में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक व्यवधानों, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां
और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती कीमतों को सामना करने में भारत की मदद के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कठिन समय में नागरिकों से जिम्मेदारी से जीने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, पर्याप्त भंडार और संसाधन उपलब्ध है और सभी मंत्रालयों द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसकी जानकारी जनता को प्रतिदिन दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह अपील इस भावना से की है कि हम वास्तव में उपलब्ध संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए कदम उठाएं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। मोदी जी जब एक आह्वान करते हैं लोगों को, तो एक उसका असर हमेशा पड़ा है और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी उतने ही ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी जब मालदीव्स में इशू हुआ था तभी उन्होंने आह्वान नहीं किया था, लेकिन एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था कि ऑल टूरिस्ट गोइंग, इंडियन टूरिस्ट गोइंग टू मालदीव्स हैज नियरली एक बंद ही हो गए थे, तकरीबन 0 हो गया था। धीरे धीरे करके वो शुरू हो गया वापस एक 6-8 महीने के बाद। निश्चित है कि पॉजिटिवली लेंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी चाहते हैं कि फॉरेन ट्रैवल ही ना करो या सोना लो ही नहीं, लेकिन जो आह्वान के पीछे जो उनका एक थिंकिंग है उसको हमको जानना है कि वो प्राधान्य दे रहे हैं कि डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, जिससे आज लोग अपने देश में ही घूमेंगे। तो काफ़ी इतने ही लोगों को, जो घोड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनको रोज़गार मिलता है, उनको इकॉनमी वो एरिया की डेवलप होती है। सो उस हिसाब से एक पॉजिटिव ही है कि अपने देश में डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और फॉरेन ट्रैवल में भी देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस कि शायद उनको ये भी होगा कि ये वॉर भी एस्केलेट हो सकती है कुछ आगे चल के, तो अपने इंडियंस आर मोर सेफ इन आवर ओन कंट्री। मेरा माई सन इज स्टेइंग इन यूके, तो मेरा प्लान, फैमिली का प्लान था अभी हमने जून में जाने का, पर हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है बिकॉज फॉरेक्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, फ्लाइट काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, और आज की डेट में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू द वॉर, इतने, तो उस चक्कर में हमने सारा उसको प्लान को चेंज करके इसको पूरे प्लान को हम नेक्स्ट ईयर में ले गए हैं। हम अभी वेडिंग्स वगैरह भी कुछ करते हैं, तो वो वेडिंग्स का भी जो इंटरनेशनल का लोगों का प्लान था सब उन्होंने डोमेस्टिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ जब वेडिंग होता है तो कम से कम 100 to 200 पीपल मूव करते हैं, तो वो हर कॉस्ट को फैक्टर को देखते हुए हमने इन सबको डोमेस्टिक पे शिफ्ट कर दिया। बढ़ते आगे, आज खाड़ी के समंदर से जो खबरें आ रही हैं वो किसी डरावनी फिल्म के ट्रेलर से कम नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की जो फाइल खुली थी, अब उस पर तारीख वाला खेल शुरू हो गया है। कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई समझौता करने को राजी नहीं। ट्रंप अपनी कड़क मिजाजी पर अड़े हैं तो ईरान अपनी ईगो की ढाल लेकर खड़ा है। ट्रंप का स्टाइल आप जानते हैं, पहले धमकाओ फिर डील करो। उन्होंने कह दिया ईरान हंसना भूल जाएगा, यानी आर्थिक और सैन्य घेराबंदी अब और सख्त होगी। लेकिन ईरान भी कम नहीं, वो जानता है कि उसके पास हॉर्मुज नाम की वो नस है जिसे दबाते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था करहाने लगती है, और ऐसा हो भी रहा है। तेल की कीमतें उछाल मारने लगी, लेकिन डील है कि हो नहीं रही। सवाल है कि मामला अटका कहाँ है? क्या ये वाकई एक फुल स्केल वॉर की आहट है या सिर्फ अपनी शर्तों को मनवाने का एक खतरनाक दांव है? क्या अमेरिका वाकई ईरान को घुटनों पर ला पाएगा, या ईरान इस बार लंबे वक्त के लिए पूरी दुनिया के तेल का खेल बिगाड़ देगा? We cannot give Iran a nuclear weapon, or we would have a nuclear weapon. Why would I use a nuclear weapon? They cannot be nuclear. We cannot let lunatics have a nuclear weapon, because we have a madman that wants a nuclear weapon. Nuclear program, nuclear deal, nuclear dust, nuclear weapon.
अगर आपने गौर किया होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द ईरान अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया फंसी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार 1000 बार इन शब्दों को दोहरा चुके हैं, कभी अपनी पोस्ट में तो कभी अपने बयानों में, कभी बातचीत की पर्ची में तो कभी डील के ब्लूप्रिंट में। अगर अमेरिका और ईरान डील के बीच का कोई बैरियर है तो वो ईरान का परमाणु प्रोग्राम ही है। अमेरिका दबाव बनाता रहा, कहता रहा हमसे डील कर लो, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दो, सब कुछ कर देंगे। लेकिन ईरान कहता है स्वाभिमान से समझौता मंजूर नहीं है साहब, परमाणु प्रोग्राम हमारा आत्मसम्मान है, अब सिचुएशन के हिसाब से फैसले होंगे। जब भी आवश्यक होगा हम लड़ेंगे और जब भी हमें उचित लगेगा हम ईरानी जनता के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कूटनीति का सहारा लेंगे। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे खुश हैं या नहीं। कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं के अपने नियम होते हैं। कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल पक्षों को अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ईरान ने अपने राष्ट्रीय हितों और अधिकारों की रक्षा करने में गंभीरता दिखाई है, साथ ही कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं में सद्भावना और उचित तरीके से भाग लिया। हमने भी अभी तक ईरानी राष्ट्र के विरोध ऐसे अपराध करने वालों से हिसाब बराबर नहीं किया है। अगर हमारे सशस्त्र बलों को अवसर दिया जाता है तो वो इसका हर संभव तरीके से उपयोग करेंगे। ईरान का बयान ये दर्शाता है कि वो अमेरिका के साथ शायद एक बार फिर जंग के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत आ क्यों रही है? क्यों कोई कॉमन मिनिमम डील लागू नहीं हो रही? मुद्दा कहां अटका है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ 2 मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के लिए जरूरी है, खासकर जब बात ऊर्जा आपूर्ति की हो। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है ईरान चाहता है कि लड़ाई तुरंत रुके और हॉर्मुज नाकाबंदी धीरे धीरे हटे। अमेरिका को इसमें कोई परेशानी नहीं है। ईरान चाहता है कि उसका फ्रीज किया हुआ पैसा लौटाया जाए, जो ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से सांस लेने का मौका देगा। अमेरिका कहता है ये डील भी मानने लायक है। लेकिन जहां तक बात परमाणु मुद्दे की है तो ईरान चाहता है पहले जंग खत्म हो, इसके बाद परमाणु मुद्दों पर 30 दिनों तक बातचीत चले, जिसमें परमाणु संवर्धन से लेकर 60% संवर्धित यूरेनियम किसी तीसरे देश को देने के मुद्दे कवर होंगे। बस इसी पर अमेरिका बौखला गया। उसकी पहली शर्त यही है कि पहले संवर्धित यूरेनियम हमें सौंपा जाए, इसी के बाद आगे की शर्तें मानी जाएंगी। मगर ईरान कहता है यूरेनियम की हिफाजत करते रहेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स को लगता है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग पावर है। देखिए, कुछ भविष्यवाणियां पहले से ही की गई थीं। दरअसल ट्रंप का एक नारा था कि ईरान के पास 7% तक संवर्धित यूरेनियम का काफी बड़ा भंडार है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। और हम जानते थे कि उनके पास देश से यूरेनियम निकालने की एक योजना थी, इसलिए हम पूरी तरह से तैयार थे। मेरा मतलब है सशस्त्र बल, सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों उन परमाणु सुविधाओं की रक्षा के लिए तैयार रहे जहां ये संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। और हमारा मानना था कि वो घुसपैठ अभियानों, हेलीकॉप्टर अभियानों के माध्यम से चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तैयारी मौजूद थी और सेना के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में हमने कुछ उपायों का अनुमान लगाया। इसका मतलब है कि ईरान की सेना यूरेनियम की हिफाजत के लिए तैयार थी और शायद अब भी है। तो क्या बात अब यूरेनियम की चोरी तक आ चुकी है? क्योंकि अमेरिका सीज़फायर के बाद से यही कहता है कि वो ईरान को किसी कीमत परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। सोचिए, 8 अप्रैल 2026 को पहला सीज़फायर हुआ था। तब से लेकर अब तक अमेरिका यही कह रहा है कि हम जीत गए, अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम हमारा होगा, हम पहाड़ों के नीचे से यूरेनियम निकाल कर लाएंगे। अभी सैटेलाइट से नजर रख रहे हैं। ईरान के मुताबिक यूरेनियम चुराने की कोशिश भी हुई, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया, वो भी ये कहते हुए कि ईरान का प्रस्ताव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर खेल खेलने का आरोप लगाया था। They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. हालांकि इन्हीं डिमांड्स का जवाब ईरान ने भी दिया।
हमने किसी तरह की रियायत की मांग नहीं की, हमने सिर्फ ईरान के जायज अधिकारों की मांग की। क्या ईरान की क्षेत्रीय युद्ध खत्म करने की मांग, ईरानी जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती को रोकने की मांग और ईरानी जनता की उन संपत्तियों को मुक्त कराने की मांग जो अमेरिकी दबाव के कारण वर्षों से विदेशी बैंकों से अन्यायपूर्ण तरीके से फ्रीज हैं, क्या ये अत्यधिक मांगे हैं? हमने जो कुछ भी प्रस्तावित किया वो उचित मांगे, जिम्मेदार प्रस्ताव और उदार सुझाव थे, न केवल ईरान के राष्ट्रीय हितों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया की भलाई, स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी। दरअसल ट्रंप का मानना है कि सैन्य और आर्थिक दबाव ही ईरान को बातचीत की मेज पर लाया है। वहीं ईरान ये मैसेज भी दे रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट नहीं है बल्कि क्षेत्रीय बैलेंस की गवाही है। इसीलिए परमाणु पर रार अभी बाकी है और दुनिया की टेंशन भी। इतिहास गवाह है कि जब जब इंसानों ने सीमाओं के लिए जंग लड़ी है, प्रकृति और जीवों ने उसकी भारी कीमत चुकाई है। आपको 1991 का खाड़ी युद्ध याद होगा। तब दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिसाव हुआ था। 10 लाख टन तेल फारस की खाड़ी में बह गया और इससे हुआ ये कि हजारों समुद्री पक्षी, कछुए और डॉल्फिन्स मारे गए। रूस और यूक्रेन के बीच 5 साल से जंग जारी है, लेकिन इस दौर में काला सागर में डॉल्फिन की मौत की खबरें सामने आने लगी। रिपोर्ट्स हैं कि हजारों डॉल्फिन्स खत्म हो गई। अब ऐसा ही कुछ ईरान युद्ध में भी हो रहा है, जहां वेल्स पर खतरा मंडराने लगा है। दक्षिण अफ्रीका के तटों पर वेल मछलियों के लिए खड़ा हुआ ये संकट इंसानी जंग और प्रकृति के बीच के खतरनाक जुड़ाव को दिखाता है। वेल मछलियां इतने भारी और तेज ट्रैफिक की आदी नहीं थी। रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि जहाजों की रफ्तार 4 गुना बढ़ गई है, जिससे इन वेल मछलियों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये स्थिति दिखाती है कि कैसे मिडिल ईस्ट की एक मिसाइल या एक ब्लॉकेड हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका के समुद्र में एक बेजुबान जीव की मौत का कारण बन रही है। इंसानों की जियोपॉलिटिक्स अब समंदर की इकोलॉजी को कैसे लील रही है, दिखाते हैं। किसने सोचा था कि ईरान युद्ध की वजह से समंदर में सिर्फ आर्थिक ब्लॉकेड नहीं बल्कि इकोलॉजिकल ब्लॉकेड भी लग जाएगा। लेकिन अब ऐसा होने लगा है। वेल दुनिया की सबसे बड़ी जीव, जिसका समंदर में एक छत्र राज है, जिसके सामने जहाज भी छोटे लगते हैं, वो वेल अब महायुद्ध की मार झेलने को मजबूर दिखती है। और ये दावे हवाई नहीं बल्कि आंकड़ों के साथ रिपोर्ट में सामने आएंगे। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट समेत लाल सागर और सुएज नहर, जो कभी दुनिया की लाइफलाइन थी, वहां अब जंग का तनाव दिखता है। हूती विद्रोहियों के हमले और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर के जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब ये जहाज केप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका के रास्ते जा रहे हैं। लेकिन जिसे इंसान सुरक्षित रास्ता समझता है, वो वेल मछलियों का घर है। शोधकर्ताओं का कहना है कि साउथ अफ्रीका के तटों पर जहाजों की आवाजाही 2 गुनी से ज्यादा हो गई है और इसका नतीजा ये है कि वेल मछलियां इन विशालकाय जहाजों से टकरा रही हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जीव इतनी तेजी से बढ़ते ट्रैफिक की आदी नहीं थे और अब उनके पास संभलने का वक्त नहीं बचा है। एक शोधकर्ता ने तो ये तक कहा कि जब वेल मछली अक्सर खाना खाने में व्यस्त होती हों तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब कोई विशाल जहाज उन्हें कुचलते हुए निकल गया। साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से ट्रैफिक बढ़ गया है। जो 1000 जहाज जाते थे बाब एल मंडाब से, सुएज कैनाल से नीचे भारत अरेबियन सी में और अरेबियन सी से जाते थे सुएज कैनाल, तो उस वक्त कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब जो हस्तकधारी वेल, काले रंग की मच्छी, ज्यादा बड़ी मच्छी, वो ऊपर आती थी, पानी के ऊपर आके स्पाउट कहते हैं, हवा भरती थी और नीचे अपने बच्चों को दूध देती थी। इसका मतलब तो यही है कि मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि समंदर की गहराई में रहने वाले दुनिया के सबसे विशाल जीवों के लिए मौत का पैगाम लेकर आई है। आंकड़े कहते हैं 1 मार्च से 24 अप्रैल के बीच हर दिन औसतन 89 बड़े व्यावसायिक जहाज साउथ अफ्रीका के रास्ते से गुजरे, जबकि 2023 में इसी अवधि में 44 शिप्स यहां से गुजरे थे। यानी शिप्स की आवाजाही
रोजाना डबल हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका असर यह हो रहा है कि व्हेल मछली का जहाज से टकराने का खतरा 40 से 60% तक बढ़ गया है। और बात सिर्फ इतनी भर नहीं, क्योंकि जहाजों का शोर व्हेल के संवाद करने और रास्ता खोजने की क्षमता यानी इको लोकेशन को खत्म कर देता है। समंदर में ट्रैफिक बढ़ने से तेल रिसाव का खतरा बढ़ जाता है और यह समुद्री जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। नोट करने वाली बात यह भी है कि साउथ अफ्रीका का कोस्ट व्हेल मछली के प्रजनन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ जहाजों का शोर और धुआं है। इतने 1000 जहाज हो गए वो टक्कर मारते हैं व्हेल को और बेचारे व्हेल को घायल कर देते हैं, तो ये अस्तरदानी पॉपुलेशन कम हो रही है। मेजर जनरल यूसुफ मदानी ने इतला दी थी कि जब ये सीज फायर हुआ है गाजा में नहीं मारे जाएंगे, इजराइल मारे जा रहा है गाजा में, तो हूती ने उसने इतला दी थी कि हम आपको अटैक करेंगे, आपके जहाज को अटैक करेंगे। आज तारीख है 11 मई। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आजाद भारत के स्वाभिमान का वो दिन है जब रेगिस्तान की तपती रेत ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि युद्ध की नीति पर चलने वाला भारत परमाणु शक्ति बन गया। आज भारत नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी पोखरण दिवस मना रहा है, लेकिन सरहद के उस पार जहां अक्सर आटे के लिए लंबी कतारें लगती हैं, जहां देश चलाने के लिए कर्ज की किश्तें गिनी जा रही हैं, वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर वही पुरानी घिसी पिटी और खोखली परमाणु गीतड़ भपकी दी है। सलामती की भीख मांगते हाथ में जब परमाणु बम का रिमोट हो तो दुनिया उसे मजाक ही कहती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ भारत को गीदड़ भपकी देते वक्त शायद ये भूल गए कि आज तारीख क्या है। आज भारत पोखरण दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की शांति को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। अब कचहरी में देखिए, एक तरफ आटे के लिए तरसता पाकिस्तान और दूसरी तरफ दुनिया को दहला देने वाला भारत का पोखरण प्रण। जो पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे मुल्कों की मदद का मोहताज है, जहां IMF की किश्तों पर सरकार की सांस चलती है, जनता आहें भरती है, वो पाकिस्तान एक बार फिर अपने परमाणु सिस्टम की चाबी घुमाने निकला। सूट बूट पहनकर जनरल मुनीर ने एक बार फिर वही घिसा पिटा टेप बजा दिया। मगर दुनिया सच जानती है, जब जब पाकिस्तान के अंदर हालात बेकाबू होते हैं, वहाँ की फौज भारत का डर और एटम बम का कार्ड खेल देती है। यही एक बार फिर हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। अब मुनीर हो या शहबाज, अब ट्रंप की जी हुजूरी करते थकते नहीं हैं। और ट्रंप भी जानते हैं कि पाकिस्तान वो कंधा है जिसके नाम पर, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी वक्त अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है। और यही ईरान सीज़फायर वाले एपिसोड में भी हुआ। जब कुछ बोलने को नहीं मिला तो अफगानिस्तान का नाम लेकर मुनीर ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। लेकिन मुनीर कुछ भी कर ले, सच्चाई ये है कि एटम बम से अवाम का पेट नहीं भरता। रही बात हिंदुस्तान की, तो उसकी बराबरी के लिए कई जन्म लग जाएंगे। और जहां तक न्यूक्लियर पावर का सवाल है, तो 11 मई की तारीख पाकिस्तान को याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि 11 मई 1998 का वो दिन जब भारत ने राजस्थान की रेतीली जमीन के नीचे धमाका कर पूरी दुनिया को हिला दिया था। पीएम मोदी ने उसी प्रण को फिर से दोहराया। संदेश साफ है, हम बुद्ध को मानने वाले लोग लेकिन शक्ति के उपासक भी हैं। हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। पोखरण दिवस पर भारत का ये शौर्य पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। और जहां तक जनरल आसिम मुनीर की बात है, तो एटम बम की गिनती छोड़िए, अपनी आवाम की रोटी की
गिनती शुरू करें। चलिए इसी के साथ कचहरी में इतना ही। खबरें आगे जारी रहेंगी, आप देखते रहिए एनडीटीवी।